Hello everyone, welcome to ATP Star, the super learning platform. I am Surya Bhan Singh and will be teaching you physics. तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने देखा था वेक्टर्स के बारे में और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। तो कुछ क्वेरीज आ रही थी कि सर एक और क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी, वो क्या होती है सर करंट स्केलर है या टेंसर है या वेक्टर है? तो मैंने आपको बताया था करंट स्केलर क्वांटिटी है। हम आगे चल के और 12th जब स्टैंडर्ड में जाएंगे तो करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे, वहां से हम करंट डिफाइन करेंगे कि भाई करंट डेंसिटी जो होती है, करंट जो होता है वो करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है और यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलिए खैर वो तो बात की बात है। तो हम और इसको थोड़ा देख ही लेते हैं, समझ ही लेते हैं कि टेंसर क्वांटिटीज होती क्या है। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटीज ही होती हैं। ठीक है, एक बात आप याद रखिएगा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं वो टेंसर क्वांटिटीज ही होती हैं। जब आप अपनी हायर स्टडीज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रैंक होते हैं स्केलर और वेक्टर्स के वो बदल जाते हैं। ठीक है, मतलब टेंसर जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो स्केलर और वेक्टर ही है। तो स्केलर एक ऐसा टेंसर है जिसकी रैंक 0 है और वेक्टर एक ऐसा टेंसर है जिसकी रैंक 1 है। सर क्या बोल रहा हूं, हमको समझ नहीं आ रहा। तो चलिए आइए थोड़ा सा इसके बेसिक्स में जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये देखिए आप, सबसे पहली चीज कि भाई टेंसर की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन डेफिनेशन की। तो आपने सीखा कि स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड पता होता है। आपने सीखा वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और तीसरा वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है, तीसरे केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, वो क्या करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो टेंसर के साथ क्या सिनेरियो होता है जरा देखिएगा। टेंसर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। ठीक है, टेंसर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। तो लेट अस डिफाइन व्हाट इज अ टेंसर। तो टेंसर इज अ क्वांटिटी, द क्वांटिटीज having different magnitudes in different directions, ठीक है, डायरेक्शन और ओरिएंटेशन। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर्स आर टेंसर्स। एक और नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ये आप हायर स्टडीज में आप इसको और समझ पाएंगे अच्छे से, क्या कि रैंक क्या होती है किसी एक टेंसर के क्या बोलते हैं मैट्रिक्स की। तो सब अभी हाल फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एक ऐसी क्वांटिटी, ध्यान सुनना, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है उसको अपन टेंसर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, क्लियर है क्या? स्केलर्स एंड वेक्टर्स are tensors of rank 0 and rank 1 respectively। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं बेटा, ये टेंसर क्वांटिटी होती हैं जिनकी रैंक क्या होती है 0 और रैंक क्या होती है 1। चलिए आइए टेंसर के कुछ एग्जांपल देखते हैं। टेंसर की क्या बात देखते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया एक्चुअली एक टेंसर क्वांटिटी है। जरा देखिएगा कैसे इनर्शिया एक एक्चुअली टेंसर क्वांटिटी है, जरा देखिएगा कैसे। अभी आप एक रॉड के, ठीक है, रॉड के सेंटर के अबाउट, आगे अपन सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डोंट वरी। रॉड के सेंटर के अबाउट जिसका मास कितना है बेटा, जिसका लेंथ L है और जिसका मास कितना है M है, दैट इज गिवन बाय ml²/12। while the moment of inertia of same rod about let us say AA, ये एक्सिस है मान लीजिए AA, ठीक है, ये एक्सिस है मान लीजिए AA डैश। ठीक है, तो सेम रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ml²/3 हो जाता है। क्या हो जाता है, ml²/3। तो आप देख रहे होंगे जैसे ही मैग्नीट्यूड बदला, जैसे ही क्या हुआ, डायरेक्शन बदली,
एक यहां था, एक यहां था, ठीक है। कुछ और एंगल पे ले जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आने लगेगा, बदलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहली बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ टेंसर। स्ट्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ टेंसर, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं, देखना ध्यान से। क्या सीन है छोटे, ध्यान से देखेंगे। स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है, जरा पहले देखते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल ऊपर से फोर्स लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, जो पार्टिकल के अंदर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे टू मेंटेन देयर रिजिडिटी। क्लियर है, क्लियर है। तो इस फोर्स को स्ट्रेस कहा जाता है। इस फोर्स को क्या कहा जाता है, स्ट्रेस। और Fn का मतलब है नॉर्मल स्ट्रेस। Fn का मतलब है नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर आप फोर्स कुछ ऐसा लगाएं, मतलब क्या, टेंजेंशियल फोर्स लगाएं। कैसा लगाएं, टेंजेंशियल फोर्स लगाएं, तो इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस। और इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अलग हो जाएगा। इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी अलग हो जाएगा। मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स। क्लियर है क्या, सेम अप्लाइड फोर्सेस के लिए। नाउ अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो दो डिफरेंट डायरेक्शन में दो अलग मैग्नीट्यूड है, ये किसकी एग्जांपल है, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। और टेंसर को और समझना है तो सर ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। टेंसर को और समझना है तो इसको थोड़ा और सोचते हैं, डीप में देखते हैं। तो टेंसर बेसिकली एक ब्रिज है, ठीक है। वेक्टर्स की इक्वेशंस को लिखने के लिए जब मैट्रिक्स की अपनी को जरूरत पड़ती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड चाहिए होते हैं, तो हम एक टेंसर की मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, और उसमें रैंक डिफाइन करते हैं कि सर रैंक 0 होगा, ध्यान सुनना, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और उस टेंसर का रैंक अगर 1 होगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर है क्या। और रैंक कुछ भी हुई, स्केलर और वेक्टर टेंसर का एक स्पेशल केस है, जिसकी रैंक 0 है तो स्केलर है, और जिसकी रैंक 1 है तो वेक्टर है। क्लियर है, क्लियर हो गया। तो आपको बेसिकली मोटे मोटे तौर पे आपको ये समझना है। दूसरा, सर करंट टेंसर क्यों नहीं है, तो सर देखिए ध्यान से, करंट है, एक वायर में करंट जा रही है। क्लियर है क्या। आप करंट, आप क्या करो, वायर को मोड़ दो, तो क्या करंट बदल जाएगी क्या, नहीं होगा ना, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन, करंट तो क्या रहा, फिक्स ही रहा ना। तो दैट इज वाई द करंट इज नॉट अ, बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि करंट कैसा क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। नहीं, करंट इज एक्सक्लूसिवली स्केलर क्वांटिटी। आप आगे चल के देखोगे, ध्यान सुनिएगा, आगे चल के देखोगे तो एरिया हम वेक्टर ले रहे होंगे, आगे चल के देखेंगे अपन तो एरिया वेक्टर दे रहे हो, तो सर क्या एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, एरिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कुछ ध्यान सुनना, कुछ चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, कुछ फिनोमिना को समझाने के लिए आगे देखेंगे अपन, जैसे गॉस थर्म्स वगैरह पढ़ेंगे अपन, तो कुछ फिनोमिना को समझाने के लिए हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी बनाते हैं। कौन बनाता है, हम, वी आर द मेकर्स, ठीक है। कैसे बनाते हैं, हमें बोलते हैं कि भाई कोई ओपन सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर कोई डायरेक्शन होगा ना, वो एरिया की वेक्टर का डायरेक्शन होगा। वी मेक एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एक और पॉइंट आप लिख लीजिएगा, वी मेक एरिया एज अ वेक्टर, वी मेक एरिया वेक्टर। मैं किसी को भी वेक्टर बना सकता हूं, मैं किसी को भी वेक्टर बना सकता हूं, मैं अपने पाम को वेक्टर बना सकता हूं, पर मुझे वेक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए होगा और दिशा चाहिए होगी। दिशा मैं अपने मन से दे देता हूं ना, ये मेरा पाम है, इसका कुछ एरिया होगा, मैंने इसको वो एरिया को बोल दिया मैग्नीट्यूड, और इससे जो परपेंडिकुलर जो क्या आ रहा है बेटा, वेक्टर आ रहा है आपके पास, मैंने इसको दिशा का नाम दे दिया, और ये दिशा क्या है बता रही है बेटा, इसकी डायरेक्शन बता रही है। दैट इज व्हाई वी मेड एरिया वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली इट इज स्केलर क्वांटिटी, बट वी मेड एरिया वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश सम फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है क्या, क्लियर है सर। चलिए, तो ये छोटा बहुत थोड़ा बहुत डिस्कशन हो गया बेटा टेंसर के बारे में, ठीक है। आपको टेंसर से कोई लेना देना है नहीं, इन नटशेल आपको कभी एग्जाम में टेंसर आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि टेंसर दोबारा बताया टेंसर क्यों नहीं है, क्योंकि भैया स्केलर और वेक्टर ही काफी है। क्लियर है, और स्केलर और वेक्टर टेंसर का एक फॉर्म है। क्लियर है, क्लियर है।
ना मूविंग ऑन। चलिए हम आगे की तरफ देखते हैं वेक्टर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहला आता है बेटा वेक्टर, सबसे पहला आता है वेक्टर का एडिशन। कैसे एडिशन होता है? सबसे पहला आता है बेटा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले क्या आता है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? चलिए तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए इसको देखने के लिए पहले समझिएगा वेक्टर कैसी क्वांटिटी होती है। ध्यान सुनना इसको, सबसे पहले इसको चलो छोटे से अपने दिमाग में, छोटे से कंसेप्ट के हिसाब से अपने दिमाग में बैठा ले। क्या कि भाई जिस पॉइंट से स्टार्ट किया गया है और जिस पॉइंट पे पहुंचा है वेक्टर, क्या बोला मैंने? जिस पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट हुआ है और जिस पॉइंट पे वेक्टर पहुंचा है, ठीक है ना, उन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी, उन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। वो रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड होगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो चाहे वो ट्राइंगल लॉ हो, चाहे वो पैरेललोग्राम लॉ हो, चाहे वो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो, तीनों एक ही चीज को कमिट करता है। वो क्या करता है? चलिए आइए देखने की कोशिश करते हैं। राइट, सी दिस इज अ वेक्टर कॉल्ड वेक्टर ए, दिस इज अ वेक्टर कॉल्ड वेक्टर ए, ठीक है, एंड लेट्स सपोज दिस इज अ वेक्टर कॉल्ड वेक्टर बी, दिस इज अ वेक्टर कॉल्ड वेक्टर बी। तो क्या बोलते हैं? ध्यान सुनना, ठीक है। व्हाट डज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट? ठीक है, इट स्टेट्स दैट इफ, ध्यान सुनना, इफ द हेड of one vector is joined, ठीक है, to the tail of another vector, to the tail of another vector, to the tail of another vector, समझ में आ गया? If the head of one vector is joined to the tail of another vector, the resultant vector sum of these two will be a vector, ठीक है, will be a vector starting from, ठीक है, from the tail of first vector, the tail of first vector to the head of second vector, to the head of second vector. वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात ही नहीं है। सर ने क्या बोला? ध्यान सुनिएगा। इसका मतलब यह है बेटा, इसका मतलब यह है क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन करिए? ध्यान सुनिएगा। ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के हेड को, ठीक है, वन वेक्टर इज ज्वाइंड इफ द हेड ऑफ वन वेक्टर, वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल के साथ ज्वाइन कर दीजिए। तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा बेटा? सम ऑफ दीज टू विल बी अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर सी। I hope you are getting my point, what I am trying to say. This will be the vector C. Clear है बेटा? Now, can I write vector C is equals to vector A plus vector B. ठीक है, चलिए आइए इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं अपन। देखिए कैसे करना है, देखना ध्यान से। let us suppose ये वेक्टर कुछ ऐसा होता, ध्यान सुनिएगा, ये वेक्टर कुछ ऐसा होता, एक वेक्टर ऐसा होता, एक वेक्टर कुछ ऐसा होता। लेट अस सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। मैं आपको पूछता रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या करोगे? इस वेक्टर को आगे की तरफ लेके जाओगे, ध्यान सुनना, नीचे की तरफ लेके जाओगे कि आगे की तरफ लेके जाओगे? क्या करना है? एक की हेड दूसरे के टेल के साथ मैच होना चाहिए, एक की हेड दूसरे के टेल के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। तो इस वेक्टर को क्या करें? पैरेलली शिफ्ट करने पे वेक्टर नहीं बदलते हैं, हमने प्रॉपर्टीज देख रखी है बेटा। पैरेलली किसी वेक्टर को अगर शिफ्ट किया जाए तो वेक्टर डोंट चेंज, राइट? नाउ सी
वेक्टर ए को मैंने क्या किया बेटा, ऊपर की तरफ लेके गए, वेक्टर बी को इधर की तरफ शिफ्ट किया, तो कुछ कैसा बनेगा छोटे, जरा देख सर, ये तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर ये कुछ ऐसा बनेगा तो सर रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, क्या किया बेटा, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड का बीच का रिजल्टेंट होगा वेक्टर सी, दिस विल बी वेक्टर ए, दिस विल बी वेक्टर बी। आपको याद कैसे रखना है, ठीक है, आपको है ना ये पूरी चीज याद नहीं रखनी, आप बस इतना याद रखिएगा, क्या जहां से शुरू हुआ है और जहां से खत्म हुआ है उसको अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो दैट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया सर। नाउ सी इसी चीज को थोड़ा सा अलग वे में सोच बेटा, जरा ऐसा सोच, अगर कोई वेक्टर, ध्यान सुनना, अगर सी वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम है तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा, जरा ये सोचना, ध्यान सुनना। मान ले ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, ये कोई वेक्टर बी है, ठीक है, मैंने आपसे पूछा, ध्यान सुनिएगा, मान लो इनके बीच का कुछ एंगल थीटा है, तो मैंने आपसे पूछा कि भाई टेंटेटिवली आप मुझे बता के दिखाइए कि वेक्टर सी की दिशा किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। टेंटेटिवली आप मुझे बताइए कि जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो आप क्या करोगे, सर किसका, ए और बी का नहीं, मैंने बोला बताइए, फाइंड, ध्यान सुनना, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। प्लस नहीं बोला बेटा, अभी मैंने क्या नहीं बोला, प्लस नहीं बोला। तो देखना कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को, ठीक है, बिल्कुल लोड नहीं लेने का है, कैसे सॉल्व करेंगे सर, कहना ही सही देना, ध्यान सुनना, कैन आई राइट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, ऐसा लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, ऐसा लिख सकते हैं आप, है ना। और मैंने आपको बताया था किसी वेक्टर के आगे अगर माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है, लास्ट क्लास में याद करिए, तो क्या हो जाता है, वो वेक्टर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। क्लियर है क्या, मैग्नीट्यूड सेम रख के, क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा सीन, ध्यान सुनना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां पे वेक्टर बी हो चुका है छोटे, यहां कुछ वेक्टर क्या हो चुका है, ए हो चुका है, लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही है, देखते हैं ध्यान से। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है मुझे, क्या निकालना है इसका रिजल्टेंट, व्हाट इज दिस, दिस इज माइनस ऑफ वेक्टर बी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा सर, क्या ही टेंशन है, ये जो वेक्टर है, ठीक है ना, ये जो वेक्टर है इसका जो हेड है वो इसकी टेल से मिला दो, या फिर सर ये जो वेक्टर है इसका हेड इसकी टेल से मिला दो, दोनों तरीके हैं आपके पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ध्यान सुनना, दो तरीके हैं, ये ठीक है, और ये कैसा है, इसको थोड़ा सा पीछे ले आया मैं, तो आई होप आपको समझ में आया हो बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये माइनस ऑफ वेक्टर बी है, और रिजल्टेंट क्या होगा मुझे बताओ बेटा, रिजल्टेंट यहां से स्टार्ट हुआ, इधर गया, क्लियर है क्या, ध्यान से देखना, दिस विल बी द रिजल्टेंट, यहां से स्टार्ट हुआ, जहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एरो यहां से लेके यहां तक, दिस विल बी वेक्टर सी। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका क्या था बेटा, दूसरा तरीका क्या था मुझे बताओ सर, वेरी इजी। अब मैंने आपने सर वेक्टर ए को शिफ्ट किया, मैं चाहता हूं वेक्टर बी शिफ्ट हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर ए को अपन ने ऐसा कैसे रहने दिया, ठीक है, मैंने वेक्टर बी को शिफ्ट किया, कैसे शिफ्ट किया, माइनस वेक्टर बी को, सॉरी, उसको पीछे की तरफ शिफ्ट किया, कुछ ऐसा, क्लियर है क्या, क्लियर है सर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, जरा ध्यान से देख, कहां से स्टार्ट किया, यहां से यहां तक, रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसा। तो सर क्या इसकी दिशा, क्या ये वेक्टर सी नहीं है, ये दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल भी होंगे और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। तो आप किसी को भी शिफ्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट वेक्टर लॉ इज कम्यूटेटिव। वेक्टर लॉ इज कम्यूटेटिव मतलब क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए दोनों एक ही चीज है, ऐसा नहीं है कि एक को शिफ्ट किया दूसरे को नहीं किया, दूसरे को किया पहले को नहीं किया तो आंसर बदल जाएगा, नो, ठीक है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो दैट वाज ऑल अबाउट व्हाट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो कभी भी आपको दो वेक्टर दिए हो, आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो उसको वहां से वहां तक ज्वाइन कर दीजिए,
ठीक है, मैंने आपको डायरेक्शन बताया, अभी मैंने आपको मैग्नीट्यूड नहीं बताया है, तो मैग्नीट्यूड के लिए भी अपन डेराइव करेंगे, सो डोंट यू वरी। ओके ना, मूविंग ऑन, यहां तक कोई भी सीन नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट चीज देखते हैं बेटा अपन, क्या चलिए बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ठीक है, एक की हेड और एक का टेल दोनों क्या होने चाहिए बेटा, ज्वाइंट होना चाहिए, तो जो रिजल्टेंट मिलता है वो क्या मिलता है बेटा, इस टेल के उस हेड तक। क्लियर है? इस केस में क्या होता है बेटा, दोनों टेल टू टेल ज्वाइन होने चाहिए। कैसे ज्वाइन होने चाहिए? टेल टू टेल। तो देखिएगा ध्यान से, इफ टू वेक्टर्स, लिखते हैं इसको अपन, इफ टू वेक्टर्स let us say vector A and vector B are joined tail to tail, the resultant vector कौन सा वेक्टर बेटा, the resultant vector, let us say resultant is vector C, ठीक है, the resultant vector C is the diagonal of the parallelogram with adjacent sides A and B. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम चेक करेंगे कि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आता है। तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब यह है, अर्थात यह है बेटा कि अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो इन दोनों से जो पैरेललोग्राम बनेगा, इसका डायगोनल जो होगा वो वेक्टर C होगा। ठीक है, ये वेक्टर A है, वेक्टर B है, इससे जो पैरेललोग्राम बनेगा इनका डायगोनल वेक्टर C होगा। ध्यान सुनना, where we can write that vector C is nothing but vector A plus vector B, where we can write vector C is equals to vector A plus vector B। अच्छा, एक कंसर्न और देखते हैं हम, क्लियर है, कि वेक्टर्स को और सोचने का एक अलग नजरिया देखते हैं। क्या है बेटा, देख ध्यान से, अगर आप सोचो, ध्यान सुनना बेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, जरा फील कर रहा ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, मान लो एक फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है और एक फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, तो ये बात तो तय हो गई कि सर रिजल्टेंट फोर्स कुछ इधर कहीं लग रहा होगा। करेक्ट है ना? कैसे बोला आपने? आपने ऐसे बोला कि सर ये पेन है, एक पेन पे मैं ऐसे धक्का लगाऊं, ध्यान सुनना, ये पेन है, इस पेन को मैं ऐसे धक्का लगाऊं, दूसरे पेन को मैं ऐसे धक्का लगाऊं, तो दोनों धक्कों का अगर रिजल्टेंट देखोगे तो ऊपर की तरफ ही होगा। करेक्ट है? करेक्ट है सर। ओके, नाउ ठीक है, तो क्या है, रिजल्टेंट कुछ ऐसा जाएगा। क्लियर है? इसको थोड़ा और दूसरे एंगल से आप सोचिए। ठीक है, मान लीजिए हैंड है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है मेरा पाम, ठीक है, इस पाम पे मैंने एक ऐसा फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो पाम इधर गया। ठीक है, मान लो एक फोर्स कैसा लगा, ऐसा लगा, और एक फोर्स ऐसा लगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट होगा। क्लियर है? आप होप समझ में आ रहे होंगे आप लोग। रिजल्टेंट मतलब क्या, नेट बॉडी किधर जा रही है। क्लियर है? थोड़ा सा आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यार यहां पे कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनना, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, एक इधर से कोई खींच रहा है और एक इधर से कोई बंदा खींच रहा है, तो ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में कहीं चलना चाहेगा। अगर ये वाला फोर्स ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट ए की तरफ ज्यादा होगा, और बी वाला फोर्स अगर ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट बी की तरफ ज्यादा होगा। मतलब जो सी का जो झुकाव होगा वो बी की तरफ कब ज्यादा होगा, जब बी की वैल्यू ए से ज्यादा होगी। ठीक है, और सी का झुकाव ए की तरफ कब होगा, जब ए की वैल्यू बी से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये बात होती है बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। अब मैं बात करता हूं, ध्यान सुनेगा, इसी लॉ को यूज करके मैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकालता हूं। मैं क्या निकालता हूं बेटा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, सेम लॉ को यूज करके। चलिए आइए देखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। लेट अस सी कैसे करेंगे।
रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। तो मैंने आपको बताया कि एक वेक्टर को डिफाइन करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन होना चाहिए और दिशा डिफाइन होनी चाहिए। तो हम कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखेंगे, चलिए आइए देखते हैं। लेट अस सी द प्रूफ ऑफ इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। I'm मार्किंग इट अ स्टार, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं। मानते हैं ये कोई वेक्टर ए था, ठीक है। मैं मानता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है मैं ए लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं बेटा? ए। अगेन ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो है वो बी लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं बेटा? बी लिख लेता हूं, ठीक है। ये वेक्टर ए था और ये मान लीजिए बेटा कोई वेक्टर बी था। ये मान लेते हैं कोई वेक्टर क्या था? बी था। चलिए आइए देखिए, अगर ये कोई आपने वेक्टर बी मान लिया, क्या मान लिया? वेक्टर बी कोई मान लिया, तो सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा और दिशा निकालूंगा। सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करता हूं, देखिएगा कैसे। तो रिजल्टेंट वेक्टर, तो इतना तो समझ में आ गया कि सर रिजल्टेंट वेक्टर ये कुछ होगा, करेक्ट है? बिल्कुल सही सर, करेक्ट है। अगर रिजल्टेंट वेक्टर ये कुछ होगा, ध्यान से देखेंगे, जहां पे ये पैरेललोग्राम बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा बेटा? पैरेललोग्राम। इसको ऐसा कुछ कर देते हैं, ये कुछ ऐसा सिनेरियो, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, क्लियर है। लेट दिस एंगल बी थीटा, लेट दिस एंगल बी थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या मान लेता हूं बेटा? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या बोल दिया बेटा मैंने? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और मुझे आप याद करिएगा, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? एंगल क्या होता है बेटा? टेल से टेल के बीच में बनने वाला एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो दिस लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। तो देखना ध्यान से, इसको नाम दिया मैंने ओ, क्लियर है। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। क्या ड्रॉप किया बेटा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। जरा ध्यान से देखते जाइएगा, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका नाम दिया मैंने परपेंडिकुलर वाले पॉइंट का पी, ठीक है, सही है। इसका नाम दिया मैंने क्या बेटा? ध्यान सुनना, ए, क्लियर है। ओ ए पी, ठीक है। और इसका नाम दिया मान लीजिए कुछ सी, क्लियर है। तो ओ ए पी और सी, ठीक है। अब ध्यान सुनना, क्योंकि ये वेक्टर बी है, ध्यान सुनना, ये वेक्टर बी है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? बी है। क्योंकि ये वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? ए है। मान लेता हूं ये वेक्टर सी है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? सी है, क्लियर है। तो इस छोटे ट्राइंगल की बात करेंगे, ध्यान सुनना, इस छोटे ट्राइंगल की बात करेंगे। इस पे अपन क्या करते हैं बेटा? 3x स्कोप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 3x स्कोप, ठीक है। वो भी किस में लगाया है? मिनी 14 में, ठीक है। चलो, तो 3x स्कोप लगा दिया अपन ने इसमें, तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा सर, इट विल लुक लाइक दिस। करेक्ट है? करेक्ट है सर। सर दिस पॉइंट विल बी सी, सर दिस पॉइंट विल बी पी एंड दिस पॉइंट विल बी ए। क्लियर है? क्लियर है। नाउ सी, ये जो साइड है, ठीक है, ये साइड का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन? कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बाद में देखेंगे, डायरेक्शन बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो ए सी होगा वो क्या होगा? ए सी जो होगा वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? बी होगा, बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एज इट इज अ पैरेललोग्राम, ध्यान सुनना, ओ ए पी, यहां पे भी कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहां का नाम दे दिया बी, ठीक है। एज इट इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। कैन आई से द OB मैग्नीट्यूड विल बी इज इक्वल्स टू AC मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं OB विल बी इज इक्वल्स टू AC? बिल्कुल सर। और OB इक्वल टू AC, और इसकी वैल्यू एक्चुअली है कितनी सर? ये तो एक्चुअली B है, तो ये हो गया B। व्हाट इज दिस एंगल? ध्यान सुनना, ये हो गया बेटा आपका कितना? B। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा बेटा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। दोनों लाइन कैसे है बेटा? पैरेलल है। तो ये दोनों कौन से एंगल्स कहलाएंगे बेटा? ये दोनों कौन से एंगल कहलाएंगे? दीज विल बी द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। सो एंगल BOA शुड बी इक्वल टू एंगल CAP, एंगल BOA शुड बी इक्वल टू एंगल CAP। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बिल्कुल सही सर। सो दिस एंगल विल आल्सो बी
थीटा। करेक्ट है क्या? करेक्ट है सर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एपी एंड सीपी, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा बेटा। चलिए आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सपोज ये सिनेरियो कुछ ऐसा है बेटा, दिस एंगल इज थीटा। करेक्ट है? करेक्ट है सर। वाइल दिस इज एपी सी, दिस इज ए पी एंड सी। क्लियर है? एपी एंड सी, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज बी। ठीक है, आपको पता है, ध्यान सुनना, आपको पता है साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है बेटा? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस। क्लियर है? तो आपको पता है साइन थीटा होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो कैन आई से द सीपी, इट विल बी सीपी अपॉन एसी सच दैट सीपी इज इक्वल्स टू एसी साइन थीटा। ओके, क्लियर है सर? तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? एसी कितना माना था आपने? बी माना था। सीपी की वैल्यू आ गई बेटा बी साइन थीटा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्लियर है? सो इजी, राइट? अगेन 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 इन सेम ट्राइंगल बेटा, कैन आई से कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बेटा? एपी अपॉन हाइपोटेनस कितना है बेटा? बी। नाउ अगेन एपी शुड बी इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? AP should be is equals to what? B times of cos theta. B times of cos theta. बहुत इजी, ठीक है। अपने को अब सब पता चल गया। क्या पता चल गया? देख ध्यान से, अपने को पता चल गया बेटा, ये जो AP है वो क्या है? B cos theta, और जो PC है वो क्या है? B sin theta। ठीक है। नाउ इफ आई टेक ट्राइंगल COP, ध्यान सुनेंगे, इफ आई टेक ट्राइंगल COP, ठीक है, ये क्या है बेटा? देख ध्यान से, दिस इज O, दिस इज C, दिस इज P एंड दिस इज A। ठीक है, इन दिस ट्राइंगल, ध्यान से देखना, इन दिस ट्राइंगल CP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि कैसा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यस सर। तो कैन आई राइट OC स्क्वायर शुड बी इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। यस सर, नो प्रॉब्लम। OC का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? जरा देख, OC का मैग्नीट्यूड कितना माना? C वेक्टर माना हुआ है। C वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? C है। तो कहना ही से, ध्यान सुनना, कहना ही से C स्क्वायर मस्ट बी इज इक्वल्स टू व्हाट इज OP स्क्वायर? OP को क्या बोल सकता हूं? ध्यान सुनना, OA प्लस AP। हेडशॉट, पट से हेडशॉट, OP। ठीक है, तो OA प्लस AP। क्लियर है क्या? इसका स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। क्लियर है सर? नाउ सी दिस विल बी C स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज OA? व्हाट इज OA? ध्यान से देख, OA क्या है बेटा? OA का मैग्नीट्यूड कितना है? A है। और AP का मैग्नीट्यूड कितना है? अभी निकाला आपने। ध्यान सुनना, OA को जगह क्या लिख सकता हूं बेटा? A। करेक्ट है। और AP की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा? जरा बताएंगे मुझे। ठीक है, AP की जगह लिख सकता हूं B cos थीटा। सो दिस इज A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। व्हाट इज PC? व्हाट इज PC बेटा? सर PC इज नथिंग बट, और CP इज नथिंग बट B साइन थीटा। क्लियर है क्या? प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो यहां तक आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देख लीजिए। यस सर। लेट अस ओपन दोस ब्रैकेट्स एंड व्हाट वी विल गेट बेटा? वी विल गेट C स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा छोटे? इसको खोल जरा, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, पहला टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर। कितना है दूसरा टर्म? A स्क्वायर, देख ध्यान से, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, ध्यान सुनना, प्लस 2AB कॉस थीटा। और इसका ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? ये सर ये तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा? B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे ध्यान से बेटा, यहां से क्या मिल जाएगा? C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा। दैट इज द थिंग बेटा। क्लियर है ना? क्लियर है? क्लियर है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तरफ चलते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कहना ही से इट विल बिकम C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा? सर ये तो 1 होता है। ठीक है, प्लस 2AB कॉस थीटा। तो यहां से आपको मैग्नीट्यूड मिल गया बेटा C का,
that turns out to be, it's a very important formula, a square plus b square plus 2ab cos of theta. This is a very important formula. ठीक है, याद रखेंगे बेटा, ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है पूरी फिजिक्स के दौरान. ठीक है, ये सैकड़ों बार 1000 टाइम्स यूज होगा. क्लियर है? This will give you c is equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. ठीक है, ये तो c के मैग्नीट्यूड की बात हो गई. अगर मैं c के डायरेक्शन की बात करता बेटा, किसकी बात करता? c के डायरेक्शन. डायरेक्शन मतलब क्या? दिशा. दिशा मतलब क्या? एंगल अगर फिक्स कर दूंगा तो डायरेक्शन फिक्स हो गया. क्लियर है? लेट दिस एंगल बी फाई. लेट दिस एंगल बी व्हाट? फाई. तो ध्यान सुनना. अब बता बेटा, अगर ये एंगल फाई है, अगर ये एंगल फाई है तो कहना इसे फ्रॉम दिस ट्राइंगल tan फाई जो होगा वो क्या होगा? बताओ. tan फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. व्हाट इज परपेंडिकुलर? दैट इज सीपी. व्हाट इज बेस? दैट इज ओपी. तो ये हो जाएगा कितना? CP अपॉन OP. दैट विल बी नथिंग बट व्हाट इज CP? CP क्या है छोटे? CP क्या है? अभी अभी निकाला था अपन ने. CP है बेटा B sin थीटा. कितना है? B sin थीटा अपॉन. क्लियर है क्या? क्लियर है. अगला क्या है? OP. OP कितना है बेटा? A प्लस B cos थीटा. देखो OP क्या लिखा था? A प्लस B cos थीटा. A प्लस B cos थीटा. तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. किसी भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और जो एंगल बनाता है वो बनाता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. ये फाई एंगल किससे बनाया है? ध्यान से रखना. ये फाई एंगल a से बनाया है. ठीक है, ये फाई एंगल किससे बनाया है? उसने a से बनाया है. अगर मैं ऐसा फॉर्मूला लिखता, ध्यान सुनेंगे बेटा, tan फाई इज इक्वल्स टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा. तो ये फाई एंगल किससे बनाता है बेटा? b से बनाता है. याद रखेंगे, ये फाई किससे बनाया है? a से बनाया है. ये फाई किससे बनाया है? b से बनाया है. ठीक है, a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos. b से बनाया का मतलब क्या है? b से बनाया का मतलब क्या था? ये वाला एंगल हो जाता. ठीक है, ये जो वेक्टर b था उससे बनाया हुआ एंगल निकालते तो ये हो जाता. ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे समझ में आया हो बेटा. लेट अस ट्राई टू मूव. क्लियर है? तो इतना हमें एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया क्या कि सर किसी भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है, यहां पे अपन ने फॉर्मूला लिख लिया और उसको याद कर लिया, दैट c इज इक्वल्स टू होता है सर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. क्लियर है? दैट टर्न्स आउट टू बी c and the tan phi angle turns out to be b sin theta upon a plus b cos theta. a plus b cos theta. तो क्या हो अगर किसी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो? ठीक है, किसी दो वेक्टर्स का बीच का एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो. तो कहना ही सही, ध्यान सुनना, if theta is equals to 90 degrees then c will turn out to be under root of a square plus b square plus 2ab cos of 90. करेक्ट है? एंड tan phi will turn out to be b sin 90 upon a plus b cos 90. क्लियर है? what is cos 90? sir it is 0. what is cos 90? it is 0. what is sin 90? it is 1. क्लियर है? क्लियर है? so c will turn out to be under root of a square plus b square and tan phi will turn out to be b upon a. this is very important. ठीक है, चले. ठीक है, आई होप आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो. चले, अगर मैं आपसे बोलता, ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे बोलता कि भाई दो वेक्टर दे रखे हैं, आप उनका रिजल्टेंट निकालिए, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड निकालते. कैसे निकालते? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट? टेल टू टेल एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स. ठीक है, गलती नहीं करेंगे. ठीक है, लेट अस ट्राई टू गेट. ऐसा है एक वेक्टर ऐसा है. क्लियर है? लेट दिस मैग्नीट्यूड बी 4. ठीक है, लेट दिस मैग्नीट्यूड बी 2. क्लियर है? मैग्नीट्यूड है इसका, ये वेक्टर a है, ये मान लो वेक्टर a है, ये वेक्टर b है. ठीक है, और इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल दे रखा है,
120 डिग्रीज। फाइंड, क्वेश्चन क्या पूछा ध्यान सुनना, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, क्लियर है, ठीक है, एंड इट्स एंगल with find the magnitude of resultant vector and its angle with vector b। ये सवाल है आपके सामने और आपको इसको सॉल्व कैसे करना है जरा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो सर ने बताया जो एंगल होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए, दो टेल से टेल के बीच का भी एंगल होना चाहिए, क्लियर है, क्लियर है। तो इसको आप क्या कर लो, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर ले बेटा, तो ये कैसे दिखेगा, इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करने पे, पैरेलली शिफ्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एंगल कितना दिखना चाहिए बताओ मुझे, 60 डिग्री दिखेगा कि नहीं, इसको आगे की तरफ आप लेके जाओगे तो, ठीक है, कितना दिखेगा, 60 डिग्रीज, ठीक है। चलते आगे की तरफ ना, मूविंग ऑन। ये हो गया आपका वेक्टर 2 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना, ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा सर, रिजल्टेंट होगा वेक्टर सी जिसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यस सर। नाउ मूविंग ऑन, इफ दिस इज द केस, राइट, इफ दिस इज द केस C कैन बी रिटन एज 4 16, कितना हो गया अंडर रूट, देख अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 4 दूनी 16 इंटू cos 60। व्हाट इज cos 60 सर, इट इज 1/2। सॉरी, C will turn out to be 16 and 4 20, 20 and 8 28। C will turn out to be 28 and the angle 10 5। किससे एंगल पूछा है जरा देखना ध्यान से, B से पूछा है, B से एंगल पूछा है, ठीक है, मतलब ऊपर क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। देन द एंगल टर्न्स आउट टू बी A sin थीटा अपॉन B प्लस A cos थीटा, ठीक है। व्हाट इज A sin थीटा सर, इट विल बी नथिंग बट A रूट 3/2 upon b plus a। what is cos theta, a/2। this will be a/2। कितना आ गया बेटा ये, this will turn out to be a root 3 upon a plus 2b, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है 4, सॉरी a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो आंसर विल टर्न आउट टू बी 2 रूट 3 अपॉन 4 दूनी 8 तो 10 10, that should be equal to 10 5, such that phi is equals to 10 inverse, ठीक है। कितना हो जाएगा, √3/5। this is the answer to the problem and that is how you solve the problems, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बेटा दो वेक्टर्स के सम की। किसकी बात करते हैं अपन, दो वेक्टर के सम की। जब दो से ज्यादा अधिक वेक्टर्स आ जाते हैं तो उनका सम कैसे किया जाता है, इसके लिए हमें कंपोनेंट या रेजोल्यूशन भी देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। उसके लिए हमें पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि हम सीखेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। बेसिक अगर कोई भी दो वेक्टर के बीच का आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आप ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद रखें, डेरिवेशन आप अच्छे से याद रखें और वेक्टर की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।